नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। भवानीपुर से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी की नेता जीत गई हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी की प्रियंका टेब्रेवाल को 58,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। ममता बनर्जी को 84,000 से अधिक वोट मिले, जबकि प्रियंका टेब्रेवाल को 26,000 के लगभग वोट मिले। ममता बनर्जी की जीत पर प्रियंका टेब्रेवाल ने उन्हें बधाई दी है। जीत के बाद ममता बनर्जी ने भवानीपुर की जनता को कहा धन्यवाद। कि बंगाल का जब इलेक्शन शुरू हुआ था तब से बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी हमारा पार्टी का खिलाफ में हुआ था। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कॉन्स्पिरेसी करके हम लोग को हटाने का बंदोबस्त किया था, लेकिन हम लोग आभारी हूँ पब्लिक के ऊपर कि जनता ने हम लोग को जीत दिया था। मैंने खुद इलेक्शन में लड़ा था, लेकिन वो कोर्ट में केस अभी हाजिर है। इसी के लिए सब जुडिस केस में हम कोई मंतव्य नहीं करेंगे। क्या क्या कॉन्स्पिरेसी नहीं हुआ था, मेरे को पाँव में भी चोट कर दिया था जैसे हम इलेक्शन में कंटेस्ट ना करें। उसका बाद बाई इलेक्शन आया। हम चुनाव आयोग का प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने टाइम का अंदर 6 महीने का अंदर जैसा सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का, और हमारा कोविड भी इधर में इतना नहीं है, कम है, कंट्रोल में है, तो उन्होंने जो इलेक्शन हम लोग को कंसल्ट करके चीफ सेक्रेटरी को कंसल्ट करके इलेक्शन अनाउंस किया। एक साथ में साथ हो जाने से अच्छा ही होता, ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। खाली हमारा इलेक्शन का कमीशन के ऊपर से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि 10 तारीख से 20 तारीख तक हमारा पूजा चलेगा। এবারে আমরা 58,832 ভোটে জিতেছি, মানে এটা অ্যাবাউট 60,000। এবং আমি সকল ভোটকর্মী সহ সকলকে, বিশেষ করে একদিকে বর্ষা চলছে, একদিকে কোভিড চলছে, এবং তার মধ্যে ভবানীপুরের মানুষ যেভাবে ভোট দিতে বেরিয়েছেন, বয়োজ্যেষ্ঠ থেকে শুরু করে ছোটরা, এবং অল ল্যাঙ্গুয়েজ, কোনো ওয়ার্ডে আমরা হারিনি। बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टेब्रेवाल ने कहा है कि वो पूरी शक्ति से लड़ी और परिणाम उन्हें स्वीकार है। देखिए, यही कहूंगी, मेरे सामने अभी बहुत उम्र बाकी है। आई विल स्टिल वर्क ऑन। दीदी, क्या लग रहा है इस बार जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का, और भी आपने कल रात में भी एक लेटर लिखा था, आज क्या जगह? देखिए, वो लेटर की वजह है और वो कोर्ट का ऑर्डर का ही रीजन है कि अभी रास्ते में आपको गाने बजाने खेला हो रहा नहीं दिख रहा। नहीं, बहुत जगह में लेकिन दिखा जा रहा है कि ये कुछ लोग, वो तो उनका कल्चर है, वैंडलिज्म, वायलेंस, दे आर फुल ऑफ इट। दीदी, क्या आखिर क्या रहा इस रिजल्ट को देखने के बाद? जो देखिए, मैं आपको कहूंगी कि एक तो सबसे बड़ी बात थी कि मैंने वोट के दिन ही ये सारी चीज बोल दी थी कि जिस तरह से ये लोग वोट कराने की कोशिश कर रहे हैं, झमेला कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैंने पहले दिन ही बोल दिया था। तो एनीवेज, डजंट मैटर, आई विल स्टिल कीप ऑन वर्किंग हार्ड। बात कर रहे थे, क्या कहेंगे? मैन ऑफ द मैच की बात कर रहे थे, क्या ये तो आप मुझे बताइए। देखिए, जो... मैंने कल किसी कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट की कोई न्यूज देखी, उसमें वो कह रहे थे कि जब एक मैच होता है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, समझे, तो कोई एक टीम जीतती है, एक हारती है। चलिए, एक टीम जीत गई ममता बनर्जी की, लेकिन जरूरी नहीं कि जीतने वाले टीम का ही मैन ऑफ द मैच हो। तो इस गेम की मैन ऑफ द मैच में हूँ, ये मैंने साबित किया। उस गढ़ में जाकर के मैंने इलेक्शन लड़ा पूरे साहस के साथ, और 25,000 वोट से ज्यादा मुझे मिले हैं। आइए सीधे आपको अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुपम। ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री बनी रहेंगी बंगाल की। इस जीत के बाद यह तय हो गया, तो ये कितना महत्वपूर्ण चुनाव उनके लिए था? दूसरी सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? जी देखिए सईद, ये सिर्फ कुर्सी बचाने की लड़ाई नहीं थी ममता बनर्जी के लिए। वो लड़ाई तो जाहिर तौर पर थी ही कि मुख्यमंत्री की कुर्सी बचानी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक संदेश देने की भी लड़ाई थी कि जिस तरीके से टीएमसी ने अपनी योजना जाहिर कर दी है कि वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय परिदृश्य में राजनीति में उतर रही है, तो वो उसको एक बल चाहिए था भवानीपुर की जीत से, और वो भी बड़े मार्जिन से वो जीतना चाह रहे थे। क्योंकि अगर आप देखें तो 2016 या 2011 में ममता बनर्जी ने भवानीपुर में 2 या 3 जनसभाएं की होंगी, उससे ज़्यादा नहीं की थी। लेकिन इस उपचुनाव में ममता बनर्जी ने 8 से 10 जनसभाएं की, वो भी कोविड चल रहा था, काफ़ी कम समय था उस दौरान। अभिषेक बनर्जी ने भी काफ़ी जनसभाएं की, यहाँ तक कि उनके नेता मंत्री सभी ने पूरा दमखम लगाया। उसकी एकमात्र 2 वजह थी। एक तो वजह थी कि कुर्सी बचाने की लड़ाई थी, दूसरी वजह थी कि इस जीत को इस तरीके से पेश करना है ताकि कि राष्ट्रीय परिदृश्य में, जैसे कि हम देख रहे हैं गोवा में टीएमसी ने पैर पसारा
पसार दिए हैं, त्रिपुरा में पैर पसार रही है, अब वो राष्ट्रीय राजनीति में पूरे सक्रिय होकर लौटना चाह रहे हैं। ऐसे में ये जीत जो है उनको एक बल प्रदान करेगी। और अनुपम, साथ ही साथ ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि केंद्र हमारे खिलाफ साजिशें रच रहा था, जिसका जवाब जनता ने दिया है। तो ये अब इस जीत के बाद आपकी कुर्सी पक्की हो गई, आप मुख्यमंत्री बने रहेंगी। फिर अगर आप मोदी पर इस तरह से निशाना लगाती हैं तो इसका क्या अर्थ? साफ अर्थ है, राजनीति है। राजनीति में ममता इस वक्त अपने को नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकमात्र सबसे बड़ा नेता साबित करने की कोशिश में है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी या टीएमसी को लगता है कि 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर पूरी मशीनरी, पूरी की पूरी भाजपा, केंद्रीय मंत्री सब पूरे दमखम के साथ आए और उनको जब हरा दिया ममता बनर्जी ने, वो भी एक पांव पर, तो वो देश की राजनीति में भी बहुत सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। और इस वक्त देश में मोदी के खिलाफ अगर कोई मोदी को टक्कर दे सकता है तो टीएमसी को लगता है कि वो ममता बनर्जी हैं। तो ये जो मोदी की विरोधिता है वो लगातार जारी रहेगी, कायम रहेगी। सईद। अनुपम, जिस तरह से पिछला मुख्य चुनाव हुआ था वहां पर बीजेपी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, लेकिन वैसा उपचुनाव में भवानीपुर और दूसरी सीटों पर, चारों सीटों पर देखने को नहीं मिला। इसके पीछे बीजेपी की क्या रणनीति? जी देखिए, बीजेपी के आशा अनुरूप फल नहीं हुए। रिजल्ट जो आया, बीजेपी को लग रहा था कि वो सत्ता में आएगी, 200 से ज़्यादा सीटें उनकी आएंगी। ये लगातार प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा से लेकर सभी तमाम जितने भी बड़े नेता हैं सब ये दावा कह रहे थे और ताल ठोक कर कह रहे थे। और यहाँ पर जो बीजेपी के कर्मी हैं, संगठन है, जो स्थानीय नेता हैं, उनको भी लग रहा था कि हम तो इस बार जीत गए हैं, 200 से ज़्यादा हमारी सीटें आ रही हैं। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आए, नतीजे आए, तो उसमें देखा गया कि 77 सीटें आई। और उसके बाद से सिर्फ 77 सीटें नहीं आई, उसके बाद से भी जिस तरीके से मुकुल राय ने पार्टी छोड़ी, बाबुल सुप्रियो पार्टी छोड़ दिए, लॉकेट चैटर्जी इस पूरे प्रचार से नदारद रही, 4 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। तो ये एक झटका बीजेपी को लगा और बीजेपी को एक एहसास ज़रूर हो गया था कि ममता के गढ़ में, और ये एक ट्रेंड भी रहा है कि जो भी पार्टी विधानसभा या कोई भी चुनाव राज्य का जीतती है, उसके बाद अगर उपचुनाव होता है तो ये ट्रेंड है कि वही पार्टी जीतती है। तो इस लिहाज से भी मुझे लगता है कि बीजेपी को लग रहा था कि यहाँ पर पूरी क्षमता के साथ उतरने की जरूरत नहीं है, हो सकता है ममता जीतेंगी। लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेता जरूर आए थे। हरदीप पुरी को हमने देखा, मनोज तिवारी यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आए, स्मृति ईरानी ने यहाँ पर चुनाव प्रचार किया। लेकिन जो 2 तिकड़ी या जिसको हम लोग कहते हैं त्रिमूर्ति बीजेपी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा, उन तीनों में से यहाँ कोई नहीं आया। तो ये जो प्रचार हुआ, ये एकदम पहले लेवल का, पहले स्तर का प्रचार हम नहीं कह सकते हैं, इसको दूसरे स्तर का हम प्रचार कहेंगे। और उसके पीछे की यही वजह मुझे लगती है कि बीजेपी को लग रहा था कि यहाँ पर ममता को टक्कर देना, वो भी जब वो 213 सीट जीत चुकी हैं, बीजेपी के नेता लगातार छोड़कर जा रहे हैं और छोड़ने के लिए उतावले हैं। ऐसे में उनको टक्कर देने के लिए पूरी ताकत अगर हम झोंकते हैं और फिर भी हारते हैं तो फिर और एक तरह से टीएमसी और हावी हो सकती है। तो ये एक रणनीति का हिस्सा रहा है बीजेपी का कि उन्होंने सोच ही रखा था कि हम पूरी ताकत नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पर बीजेपी को थोड़ा सा भी अच्छा रिजल्ट मिलता है और मार्जिन थोड़ा कम होता है तो वो भी हमारे लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। तो ये रणनीति के तहत ही किया गया था बीजेपी की ओर से। बहुत धन्यवाद आपका अनुपम मिश्र, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। फिलहाल बंगाल से हम रुख करते हैं मुंबई का। मुंबई ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी का बड़ा ताबड़तोड़ एक्शन इस समय भी चल रहा है। एनसीबी के ऑफिस में 8 आरोपियों से पूछताछ अब अपने अंतिम चरण में है। इन सभी के बयान दर्ज हो चुके हैं, इन्हें कभी भी अदालत में पेश किया जा सकता है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से पूछताछ लगातार चल रही है। आर्यन का बयान दर्ज हो चुका है, लेकिन बड़ी मुसीबत में यहाँ शाहरुख खान के बेटे आर्यन फंस चुके हैं, क्योंकि ड्रग्स केस में रेड में वो पकड़े गए हैं और वहां से ड्रग्स बरामद हुई है। बयान दर्ज होने के बाद अदालत में अगर पेश किया जाता है तो काफ़ी मुश्किलों में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पड़ सकते हैं। तो एक बार फिर से मुंबई में एनसीबी ने एक छापा मारा और उसमें हाई प्रोफाइल लोगों के बच्चे और हाई प्रोफाइल लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं। और ये जिस तरह से मुंबई बॉलीवुड में ड्रग्स का एक रैकेट फैला हुआ है, उस कड़ी में ये छापा था।
फिल्म स्टार सुनील शेट्टी ने कहा है कि जांच जारी है, सच सामने आ जाएगा। सुनील शेट्टी ने कहा कि जहां भी छापा पड़ता है ऐसा लगता है कि वहीं जो भी पकड़े गए हैं वो दोषी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा समय दीजिए, सब सच सामने आ जाएगा। मुंबई में जो इस समय डेवलपमेंट हो रहा है, खासकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई, और उसमें आपके दोस्त हैं शाहरुख खान, उनके बेटे आर्यन का नाम आया है और हिरासत में वो भी लिए गए हैं, पूछताछ चल रही है, उस पर क्या कहेंगे सुनील शेट्टी? हिरासत में नहीं ले गए, बहुत सारे लोगों को रेड था तो बहुत सारे लोग एक जगह है। स्पेकुलेशन है, फिलहाल तो टोटल स्पेकुलेशन है, तो स्पेकुलेशन को स्पेकुलेशन ही रखकर इससे दूर रहे तो बेहतर रहेगा। वर्डिक्ट आ जाएगी, जहाँ तक मैं आर्यन को जानता हूँ, द बॉय इज अ लवली बॉय, मैं बहुत प्यार करता हूँ आर्यन से, और यही कहूँगा कि क्या है, बोलते तो है कि हज़ारों लोग थे वहाँ पर, लेकिन नाम सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड का लिया जाता हमेशा, तो कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन को हम पूरी तरह से जब रिपोर्ट आए तब देखें तो बेहतर ही रहे। एक साल पीछे अगर जाएंगे तभी से ये शुरुआत ही हमें दिखाई पड़ी, एक एक्ट्रेसेस का नाम आया, उसके बाद बॉलीवुड के बाद कई सारे लोगों का नाम आया, और अब जा कर के जो कि आपके दोस्त हैं और उनके बेटे हैं, आप उन्हें पता है आपने पसंद करते हैं, लेकिन पकड़े जाना, वहाँ से ला करके आगे पूछताछ करना, क्या बॉलीवुड पर वाकई इस तरह की आँच पड़ने लगी है? आज क्योंकि टीआरपीज पर इफ़ेक्ट होता है, जो बॉलीवुड का किसी भी नाम को लेकर हम बात करते हैं तो न्यूज़ लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा लगता है कि ये चीज़ें बहुत ही ओवररेटेड भी है, ओवररेटेड क्योंकि लोगों को भी पता है अभी कि नाम डालने के लिए पहले नाम यूज़ करते थे, और मैं हमेशा दुखी भी हो जाता हूँ क्योंकि अच्छे काम जब हम करते हैं तो उसकी ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन थोड़ी भी स्पेकुलेशन होती है तो हमें आगे लाया जाता। लेकिन ये कार्रवाइयाँ तो एजेंसी करती है ना, मीडिया तो करती नहीं है कार्रवाई। एजेंसी ने कुछ नहीं कहा अभी तक, एजेंसी ने कोई नाम नहीं दिया हुआ है, मीडिया ने नाम दिया हुआ है। एजेंसी ने, आप मुझे एक रिपोर्ट दिखाइए जहाँ एजेंसी ने नाम दिया हुआ और मैं मान लूँ। So I think let's not speculate. Let's give the boy an opportunity. और लोग हम speculate करते हैं किसी और के बारे में। मैं यही सवाल पूछता हूँ कि दूसरे का बच्चा हो तो हम उसके बारे में स्पेकुलेट करते हैं, लेकिन जब खुद का हो तो क्या हम ऐसे देखेंगे? हम अलग नज़रिए से देखेंगे, हम बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, हम बोलेंगे सिचुएशन को हम जांच ले, देख ले वे। आइए हम इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई। तंसीम हैदर हमारे संवाददाता एनसीपी की इस कार्रवाई पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और सुबह से वो लगातार इस पर बात कर रहे हैं। तंसीम, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि पूछताछ पूरी हो चुकी है, इसके बाद क्या होता है? क्या अदालत में पेश किया जाता है इन सभी लोगों को, या पूरी बात बताइए, कितनी बुरी तरह से आर्यन खान फंस चुके हैं, इसके बाद उनका क्या होगा? जी देखिए, आर्यन खान के अलावा 7 लोग और शामिल हैं, जिसमें 3 लड़कियां भी शामिल हैं, 4 लोग लड़कियों समेत दिल्ली के भी शामिल हैं, जो इस फैशन डिज़ाइनर हैं, कोई हेयर स्टाइलिस्ट है, इसमें अच्छी जो इस पार्टी में शामिल होने के लिए आए थे, उन सभी से पूछताछ पूरी हो चुकी है। उनसे उनके जो रिकॉर्ड्स थे, जो बयानात थे, वो दर्ज किए जा चुके हैं। अब बाहर यहाँ पे एनसीपी का जो गेट है, इस पर पुलिस फोर्स लगा दी गई है बाकायदा, और गाड़ी भी तैयार कर दी गई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जैसा कि अफसरों ने इस बात की तस्दीक की थी कि 3 बजे तक जो भी लिखा पढ़ी का काम है उसको पूरा कर लिया जाएगा, कागज़ तैयार कर लिया जाएगा। तो अब जो इन्होंने क्राइम नंबर 9421 दर्ज किया था इस केस में, उसमें अब ये दिखाएंगे कि आखिर इनमें किसके खिलाफ एनसीबी को सबूत मिले हैं और उनकी किस किस धाराओं के तहत गिरफ्तारी की जा रही है। वो पर्चा बोलते हैं जिसे सरकारी, वो दर्ज किया जाना बाकी है। उसकी कार्रवाई अब पूरी होने वाली है तकरीबन, और ये तैयारियां इसीलिए की भी जा रही हैं कि यहाँ से उनको, जिन लोगों को ये अरेस्ट दिखाएंगे, आर्यन खान को दिखाते हैं, उनके साथ के जो और अरबाज है उसको दिखाते हैं, या और भी लोगों को अरेस्ट दिखाते हैं। जिन जिन लोगों को भी अरेस्ट दिखाएंगे, पुलिस इनका पहले मेडिकल कराएगी, फिर उन्हें कोर्ट में पेश करेगी, और उसी के लिए ये तैयारियाँ हैं तमाम। और ऐसा माना जा रहा है कुछ ही देर में पुलिस अपनी
एनसीबी अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर देगी। तो सईद इस पूरे मामले में अभी तक 8 लोग हैं जो जिनसे पूछताछ की गई है, जिनसे लिखा पढ़ी की गई है, जिनसे कागजात तैयार किए गए हैं, जिनके बयानात दर्ज किए गए। तो तंसीम, हम दोबारा आते हैं आपके पास तुरंत जैसे ही यहां से कार्रवाई आगे बढ़ती है। मुंबई के समुद्र में क्रूज पर ड्रग्स पार्टी होने जा रही थी। एनसीबी ने इस पर पानी फेर दिया। एनसीबी चीफ ने कहा है कि कोई भी कितना भी बड़ा हो, अगर दोषी पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी पकड़ा गया है। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बहुत बड़े रेड में ड्रग्स बस्ट किए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल एसएन प्रधान। सर, ऑपरेशन के बारे में थोड़ा बताएं। ये जो ऑपरेशन है ये क्रूज शिप पर था, तो ये अपने आप में एक पहला कदम था। इतिहास में ड्रग रेड्स एनसीबी के द्वारा कई बार किए गए, लेकिन हाई सीज में किसी क्रूज शिप पर पहली बार किया गया। ये एक अपने आप में अनोखा एक स्टेप था। दूसरा था कि इसके लिए इंटेलिजेंस कलेक्शन पिछले 10 से 15 दिन से लगातार किया जा रहा था, और इसको पुख्ता करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए, इसकी वेरीफाइबिलिटी को, ऑथेंटिसिटी को समझने के लिए और मेहनत की गई। और जब ये डबली श्योर हो गया कि हाँ ये इनपुट्स सारे सही हैं, पुख्ता हैं, और उसके बाद ये भी इंश्योर किया गया कि इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, थ्रेट असेसमेंट कर लिया गया। उसके इस सारे कैलकुलेशन के बाद जो है तय किया गया कि आज रेड किया जाए, और मुझे खुशी है कि रेड जो है सक्सेसफुल हुआ। सर, बॉलीवुड के बड़े हस्ती के बेटे के नाम भी यहाँ पे आ रहा है, और इसके अलावा क्या वैसे जो रिकवरीज किए गए उसके बारे में बताइए। रिकवरीज के प्रकार के बारे में मैंने ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है। इसमें चरस बरामद हुआ है, एमडीएमए बरामद हुआ है, मेथाम्फेटामिन जिसको कहते हैं एमडी बरामद हुआ है, और एक्सटेसी भी बरामद हुआ है। तो ये सब सिंथेटिक ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं और पार्टी ड्रग्स माने जाते हैं। तो ये सब हुआ है, और आने वाले दिनों में जो कनेक्ट्स मिले हैं, जो मैसेजेस में जो और डिटेल्स मिल रहे हैं, हो सकता है और भी ड्रग्स बरामद किए जाएं। तो ये जब आने वाले दिनों में आगे की कार्रवाई होगी तब पता चलेगा। सर, एक आखिरी सवाल, बॉम्बे में हाल ही में हम देख रहे हैं कि रेड्स की भी एक इंक्रीज इन रेड्स जो देखे गए हैं। इसके अलावा अन्य जगहों में भी हम देख रहे हैं कि ड्रग्स की बरामदी भी बढ़ गई है। क्या आप कोई पैटर्न देखते हो इसमें? देखिए, पैटर्न तो ये है कि अगर हेरोइन की बात की जाए तो अफगानिस्तान कनेक्ट पता चल रहा है। जेएनपीटी हो, नावा शिवा हो, मुंद्रा अभी हाल में हो, क्योंकि हेरोइन का मामला है, और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं ओपीएम से हेरोइन बनता है, और ओपीएम का 85% मतलब मेजॉरिटी प्रोड्यूसर अफगानिस्तान ही है। और अफगानिस्तान नेबरिंग कंट्री है, और हमारा जो देश है बड़ा है, बॉर्डर बहुत बहुत लंबे चौड़े बॉर्डर्स हैं, 7500 किलोमीटर का सी बॉर्डर है। तो ये रूट शायद अट्रैक्टिव है, इसलिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इस केस में हेरोइन बरामद अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में बरामद होगा तो पता चलेगा कि इस पैटर्न का हिस्सा है या नहीं। आने वाले दिनों में और भी ड्रग्स बरामद हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण के साथ श्रेया चाटर्जी, आज तक।